जब तुम आसमान में देखते हो क्लाउड, सनशाइन, हवा, ये सब क्या है? ये है एटमॉस्फेयर। लेकिन क्या तुम जानते हो ये तुम्हारी लाइफ कैसे बचाता है? तुम जिस हवा में सांस ले रहे हो वो सेम हवा 100 साल पहले भी थी। एटमॉस्फेयर ने उसे रिसाइकल किया। ये चैप्टर है कैसे काम करता है ये मैजिक। आज बारिश होगी या धूप, कैसे पता? ये सब कंट्रोल करता है एटमॉस्फेयर। चलिए समझते हैं कैसे। एक ब्लैंकेट है जो अर्थ को कवर करती है। ना ये गर्म है ना ठंडी, बट ये हमें प्रोटेक्ट करती है हर दिन। नाम है एटमॉस्फेयर। सोचो तुम बीच पे हो, सुबह ठंडी हवा, दोपहर में तेज धूप, शाम को बारिश। इतना चेंज क्यों? जवाब है एटमॉस्फेयर का खेल। Most students fail to understand climate versus weather, but after this video, you will never forget the difference. तुम साइंस में पढ़ते हो अर्थ पे ग्रेविटी है, सोशल साइंस में पढ़ोगे एटमॉस्फेयर पे ग्रेविटी है। दोनों फोर्सेस मिलके शेप करते हैं हमारी लाइफ। ऊपर जो तुम देखते हो वो सिर्फ आसमान नहीं, वो एक लेयर है जो तुम्हारी लाइफ पॉसिबल बनाती है। इस टॉपिक में हम जानेंगे कैसे बिना ऑक्सीजन के 5 मिनट लाइफ खत्म, बिना एटमॉस्फेयर के अर्थ खत्म। ये चैप्टर है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वांट टू से यू दैट ये जो चैप्टर है ये हमारे न्यू एनसीईआरटी का है, तो क्लास 9 वाले बच्चों इस चैप्टर को अच्छे से समझ के लीजिए और अच्छे से देखिए। Hello explorers, myself Roshni and welcome back to Concept Chatter. So इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारी चीजें, जिसमें हम शुरू करेंगे विद एटमॉस्फेयर, देन हम क्लाइमेट पढ़ेंगे, देन हम ये भी पढ़ेंगे कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डाउट होता है। क्या आप एक्साइटेड हो इस चैप्टर को मेरे साथ एक्सप्लोर करने के लिए? तो चलो देखते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज द एटमॉस्फेयर। ये जो हमने सुना कि एक ब्लैंकेट है जो हमारा अर्थ डाल के बैठा है ना? वो ब्लैंकेट किस चीज का है? कोई कपड़े का ब्लैंकेट नहीं है, वो ब्लैंकेट है ऑफ एयर, एंड उस ब्लैंकेट को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो ब्लैंकेट ऑफ द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। ये क्या कर रहा है? इट इज हेल्ड इन प्लेस बाय ग्रेविटी। उस प्लेस पे वो कैसे होल्ड करके रखा है? बाय ग्रेविटी। इट इज मेड ऑफ मिक्सचर्स ऑफ गैसेस। ये कैसे बना है? डिफरेंट गैसेस को मिला के। ये भी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से वो गैसेस है। नेक्स्ट, इट इज वाइटल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ये चीज सारी लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी हम देखेंगे कैसे इंपॉर्टेंट है। हमें पता है ये, हमें एयर चाहिए ना सांस लेने के लिए, वरना हम खत्म। चलो फंक्शंस ऑफ एटमॉस्फेयर देखते हैं। इस एटमॉस्फेयर के क्या क्या फंक्शन है, ये क्या काम करते हैं। शील्ड्स फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन। ये क्या है? जो सन की हार्मफुल रेडिएशन आती है उसका एक शील्ड है जो हमें प्रोटेक्ट करता है सन की अल्ट्रावायलेट रेज से। सन की जो यूवी रेज आती है उससे हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। रेगुलेट्स टेम्परेचर, दैट मीन्स ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। Traps some of the sun's energy and prevent it from escaping back into the space, called the greenhouse effect. ये सन की एनर्जी को प्रिवेंट कर रहा है और उसे वापस स्पेस में भेज रहा है। तो इस तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट वहां पे क्रिएट कर रहा है। इन्फ्लुएंस वेदर एंड क्लाइमेट। ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंस करता है वेदर और क्लाइमेट को। अफेक्ट्स फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर प्रेशर। ये कुछ फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, द एटमॉस्फेयर इज अ की कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट सिस्टम। वेदर और क्लाइमेट सिस्टम अर्थ की उसका एक की कंपोनेंट है जो है एटमॉस्फेयर। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखो, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे हम देखेंगे कि कंपोजिशन मतलब उस एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें हैं और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। सो देखो, कंपोजिशन में गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। कौन कौन से गैस है? नाइट्रोजन, जो मोस्ट अबंडेंट गैस है, जो एसेंशियल फॉर लाइफ को बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑक्सीजन,
जो सेकेंड अबंडेंट गैस है, मतलब सेकेंड ज्यादा गैस है जो एसेंशियल है फॉर ब्रीदिंग एंड लाइफ, राइट। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड फाउंड इन लेसर क्वांटिटी, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में पाई जाती है। ये प्लांट्स और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड हाइड्रोजन, ये सब एकदम स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे मिलता है। ओजोन प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम द यूवी रेडिएशन, सो ये यूवी रेडिएशन से बचाता है। वाटर वेपर, इसका रेंज है 0.1% या 0.4% ऐसा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लाउड फॉर्मेशन और प्रेसिपिटेशन में। क्लाउड फॉर्मेशन मतलब क्लाउड बनाने में, और प्रेसिपिटेशन मीन्स जो वाटर की फॉर्म में हमारे पास आता है फ्रॉम द एयर या फिर फ्रॉम द स्काई, जैसे रेन, हेल, तो ये सारी चीजें क्या होगी, प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट, डस्ट पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर, हमारी एयर में देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो हेल्प करती है क्लाउड फॉर्मेशन में और लाइट को स्कैटर करने में। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, key points. The composition of the atmosphere varies with altitude. It changes as we go higher up. तो जो composition है एटमॉस्फेयर का वो डिफरेंट करता है ऑन डिफरेंट एल्टीट्यूड्स। अगर हम लोअर एल्टीट्यूड पे है तो उधर पे हमें ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, राइट। जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे उसका जो क्वांटिटी है ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द एयर वो चेंज होती जाएगी। समझ में आया? क्लियर है आपको? चलो नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हाउ आर द लेयर्स डिफाइंड? यहाँ पे लेयर्स कैसे डिफाइन किए गए? एटमॉस्फेयर हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर। एटमॉस्फेयर के कैसे लेयर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब एक लेयर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसा, ठीक है। लेयर्स आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन द टेम्परेचर एंड डेंसिटी विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, मतलब जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वहां पे टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ये चेंज होगा और डेंसिटी भी चेंज होगी, उस हिसाब से यहाँ पे लेयर्स डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। Density of air is higher near the earth's surface and decreases as we go higher up. तो जो डेंसिटी ऑफ एयर है, जो हमें एयर फील होता है, वो अर्थ की सरफेस पे बहुत मतलब ठीक ठाक है, हाईएस्ट है, ठीक है। बट सेम एज अगर जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे तो क्या वो सेम रहेगा? नहीं, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? तो ये है कुछ लेयर्स, जैसे फर्स्ट है ट्रोपोस्फियर जहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उसके बाद आता है ट्रोपोपॉज, देन स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोपॉज, जैसे दो के बीच वाला जो है वो पॉज डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट मेसोस्फियर, मेसोस्फियर फिर थर्मोस्फियर और मेसोस्फियर के बीच मेसोपॉज, थर्मोस्फियर देन एक्सोस्फियर। तो ये सब को हम एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं ये सारी चीजें क्या क्या है। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं इसे। मेजर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू आउटर स्पेस। फर्स्ट है ट्रोपोस्फियर। ये क्या है? इसका एवरेज हाइट कितनी है? 12 किलोमीटर्स, ठीक है। फ्रॉम द बेस टू 12 किलोमीटर्स तक इसकी हाइट है। डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे इसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। की फीचर्स, एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो इसी जगह पे एग्जिस्ट करता है। कंटेन्स मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर एंड क्लाउड्स, तो इसमें क्या कंटेंट है? वाटर वेपर एंड क्लाउड्स। नेक्स्ट, nearly all weather phenomenon occurs here. जितने भी वेदर कंडीशंस है, वेदर फिनोमिनन है, वो सारी चीजें यहीं पे होती है, ठीक है। बाउंड्री, सेपरेटेड फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फियर बाय अ ट्रांजिशन जोन कॉल्ड ट्रोपोपॉज। तो ये जो ट्रोपोस्फियर है वो स्ट्रेटोस्फियर से अलग सेपरेट कैसे? एक बाउंड्री है जिसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज, ठीक है। द ट्रोपोस्फियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर वेदर एंड लाइफ। तो ट्रोपोस्फियर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है फॉर वेदर एज वेल एज फॉर लाइफ। समझ में आया? नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फियर, द काम प्रोटेक्टिव लेयर अबव द ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है दैट इज नोन एज स्ट्रेटोस्फियर। इसकी हाइट है अप टू 50 किलोमीटर्स, ठीक है। इंक्रीज विथ लैटिट्यूड्स, ये लैटिट्यूड्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। आइडल फॉर फ्लाइंग एयरप्लेन्स, एयरप्लेन्स यहाँ पे फ्लाई होते हैं। फ्री ऑफ क्लाउड्स, फ्री ऑफ वेदर डिस्टर्बेंस, यहाँ पे ना क्लाउड्स मिलेंगे ना तुम्हें वेदर की डिस्टर्बेंस मिलेगी, ना रेन मिलेगा ना विंड मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे तुम्हें एयरप्लेन मिलेगी।
contains a layer of ozone gas. यहाँ पे एक लेयर है ऑफ ओजोन गैस जो निकला है फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन. ठीक है, जो ओजोन लेयर है वो यहाँ पे फिल्टर करता है किसको, सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशन को. समझ में आया? तो इस तरह से ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है क्योंकि ये सन की जो यूवी रेज है उससे हम ह्यूमंस को, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बचाता है. The stratosphere protects us from the harmful radiation and is perfect for airplanes. So ये जो stratosphere है वो हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेडिएशन से और परफेक्ट है फॉर एयरप्लेन्स. नेक्स्ट देखो, मेसोस्फीयर. मेसोस्फीयर है एक्सटेंड्स अप टू द 80 किलोमीटर, मतलब 50 से जो 80 किलोमीटर तक है वो है हमारा मेसोस्फीयर. नेक्स्ट, टेम्परेचर है डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड. देखो हमने ट्रोपोस्फियर में पढ़ा कि डिक्रीज हो रहा था जैसे जैसे एल्टीट्यूड्स इंक्रीज हो रहे थे, राइट, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था. बट स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था एंड सेम फिर मेसोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, राइट. यहाँ पे क्या होता है, मेटेओराइड्स होते हैं एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस बर्न इन दिस लेयर. जो मेटेओराइड्स एंटर करते हैं स्पेस से वो इस लेयर पे बर्न हो जाते हैं. तभी हमें दिखता है शूटिंग स्टार. वो शूटिंग स्टार नहीं होता, वो मेटेओराइड्स होते हैं. Next, the mesosphere acts as a shield that burns up space rocks before they reach Earth. मतलब अर्थ भी पहुंचने से पहले मेसोस्फीयर में वो जो रॉक्स है, वो जो मेटेओराइड्स है वो वहां पे जल जाते हैं, वो बर्न हो जाते हैं एंड देन दे एंटर द अर्थ. समझा? नेक्स्ट देखो, थर्मोस्फीयर. इसकी हाइट है 80 to 700 किलोमीटर्स, मतलब ये बहुत ज्यादा है. Rises very rapidly with increasing altitude. जिससे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा इसका टेम्परेचर रैपिडली इंक्रीज होता है. एंड गैस मॉलिक्यूल्स एब्सॉर्ब एक्सरेज एंड शॉर्ट वेव यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन. तो यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ एब्सॉर्ब कर रही है एक्सरेज और शॉर्ट वेव्स को एंड फिर जो यूवी रेडिएशन है जो सन से आ रही है. ठीक है. नेक्स्ट, हेल्प विथ रेडियो ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ. ये यहाँ पे रेडियो वेव्स हमें देते हैं, दैट इज रेडियो ट्रांसमिशन के लिए हेल्प कर रहे हैं, जो रेडियो वेव्स हमें अर्थ पे मिलते हैं. कंटेन्स द आइनोस्फीयर, अ पार्ट ऑफ द थर्मोस्फीयर. यहाँ पे थर्मोस्फीयर का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं आइनोस्फीयर. ठीक है. ऑरोरास, दैट इज नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट ऑकर्स हियर. जो ऑरोरा लाइट है वो यहाँ पे ऑकर होती है, राइट. नेक्स्ट, the thermosphere enables radio communication and produces beautiful auroras. तो यहाँ पे थर्मोस्फीयर पे रेडियो कम्युनिकेशन होती है एंड ये एनेबल करता है ब्यूटीफुल ऑरोरा लाइट्स को. समझ में आया? चलो नेक्स्ट है एक्सोस्फीयर, द आउटर मोस्ट लेयर वेयर द एटमॉस्फेयर फेड्स इनटू स्पेस. जब एटमॉस्फेयर पूरी स्पेस में फेड हो जाती है, दैट पार्ट इज नोन एज एक्सोस्फीयर. अपर मोस्ट लेयर है अबव द थर्मोस्फीयर, मतलब जितना भी थर्मोस्फीयर के ऊपर जितना भी लेयर है सब एक्सोस्फीयर. नेक्स्ट, वेरी थिन एयर होती है, यहाँ पे एयर का बहुत कम लेयर होता है. लाइट गैसेस एस्केप, मतलब लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू स्पेस फ्रॉम दिस लेयर ड्यू टू वीक ग्रेविटी. यहाँ पे ग्रेविटी बहुत कम है जिसकी वजह से जो हीलियम और हाइड्रोजन है दैट इज द लाइट गैसेस वो यहाँ पे फ्लोट हो जाती है, मतलब एस्केप हो जाती है. The exosphere is the outermost layer where the atmosphere gradually fades into the space. तो ये है outermost layer जहाँ पे atmosphere gradually fade हो जाती है into the space. तो समझ में पांचों लेयर, troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. समझ में आया? ये बताओ हम humans कौन सी लेयर पे रहते हैं? बताओ, ये आंसर आप दोगे कमेंट सेक्शन में. चलो नेक्स्ट, the word aurora originate from a Latin meaning dawn or morning light. ठीक है. Named after the Roman goddess Aurora. तो ये जो अरोरा वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है डॉन या मॉर्निंग लाइट. एंड ये नेम दिया गया आफ्टर अ रोमन गॉडेस जिसका नाम है ऑरोरा या फिर द गॉडेस ऑफ डॉन. ठीक है. एंड रेफर्स टू द कलरफुल डिस्प्ले ऑफ लाइट seen in the sky near the poles. तो near the poles जो कलरफुल स्काई हमें दिखती है वो होती है ऑरोरा लाइट्स. The solar winds charged particles emitted by the sun. ये क्या सोलर विंड्स है जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो सन से निकले हुए हैं.
Upon reaching the Earth's atmosphere is directed towards the magnetic poles. तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकला हुआ है और ये डायरेक्टली जाती है टू द मैग्नेटिक पोल्स. As these particles interact with different atmospheric gas, each gas glows with a particular color, and this phenomenon is called as aurora borealis. ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है उसमें एटमॉस्फेरिक गैसेस है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एंड हर एक गैस यहाँ पे ग्लो करता है विद अ पर्टिकुलर कलर, एंड ये जो फिनोमिनन है इसे हम कहते हैं ऑरोरा बोरियल्स. ठीक है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस इन द सदर्न हेमिस्फीयर. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग नाम है, सदर्न हेमिस्फीयर में अलग नाम है. समझ में आया? चलो नेक्स्ट है वेदर एंड क्लाइमेट. अब बताओ वेदर और क्लाइमेट दोनों सेम है? नहीं, हम कहते हैं ना आज का क्लाइमेट बहुत चेंज होते रहता है. क्या ये सही है? वो जो चेंजिंग चीज है, वो जो चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द RNR या डे टू डे, दैट इज नोन एज वेदर. So what is weather? Weather refers to the hour-to-hour and day-to-day condition of the atmosphere. Atmosphere का वो condition जो हर घंटे change होता है या हर दिन change होता है, उसे कहते हैं हम weather. It can vary significantly from day to day. हर दिन वो अलग अलग हो सकता है. ठीक है, एग्जाम्पल्स है hot, humid, pleasant, breezy. तो ये हो examples of weather. क्या आइडिया है? Weather affects our mood and daily activities. Weather क्या कर रहा है? यहाँ पे हमारी मूड को अफेक्ट कर रहा है और हमारी डेली एक्टिविटीज को भी अफेक्ट करता है. नेक्स्ट, व्हाट इज क्लाइमेट? Climate refers to the average weather condition of a place over a long period of time. तो क्लाइमेट क्या होता है? एक एवरेज वेदर कंडीशन है, मतलब एक कंडीशन है वेदर की जो एक पर्टिकुलर टाइम तक एक पर्टिकुलर प्लेस में वहां पे हो चुका है. ठीक है, नेक्स्ट, यूजुअली मेजर्ड ओवर 30 इयर्स और मोर. समझो 30 साल तक कि एक ही वेदर की कंडीशन वहां चल रही है. ठीक है, वो यूजुअली वही चल रही है. तो दैट इज द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस. It is the sum total of the weather condition and variations over the large area. ये sum total है किसका? Weather conditions की जो variation लाती है over a large area. Weather is what you see today. Climate is what you expect over many years. तो weather क्या होता है? जो हम आज देखते हैं. But climate क्या होता है कि कुछ सालों तक वही चीज वहां पे चल रही है. जैसे हम बोल सकते हैं कि इन इंडिया जहाँ पे मानसून बहुत होता है, ठीक है, तो इंडिया को हम मॉनसून वाली क्लाइमेट भी कहते हैं. ठीक है, तो वैसे क्या है कि हमारे पता चल गया ना कि कुछ सालों तक हमने यही देखा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है? बारिश होती है ना. सो दिस इज व्हाई इंडिया इज कॉल्ड एज मॉनसून वाली क्लाइमेट वाली कंट्री. ठीक है, चलो नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. द मेजर एलिमेंट दैट इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ आर टेम्परेचर, precipitation, humidity, wind and atmospheric pressure. ठीक है, temperature, precipitation, humidity, wind and atmospheric pressure. राइट, तो अब बताओ, देखो टेम्परेचर क्या होता है? हमारा डे नाइट अलग अलग टेम्परेचर हम फील करते हैं अक्रॉस द सीजन. आइसोलेशन मीन्स इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे. अमाउंट ऑफ आइसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स. जैसे हमने देखा है, हमने पढ़ा है कि हमारे जो लैटिट्यूड्स है उसमें जो इक्वेटर है दैट इज एट द 0 डिग्री, वहां पे बहुत ज्यादा सनलाइट आती है एज कम्पेयर टू बाकी एरियाज में. तो वहां पे क्या हो रहा है? पोल्स में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है एंड इक्वेटर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होती है. नेक्स्ट, therefore temperature decreases from the equator towards the poles. टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स. देखो इस इमेज में ये है हमारी सन की रेस, राइट? सन की रेस पड़ रही है. अब ये डायरेक्ट पड़ रही है इक्वेटर पे, राइट? इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ रही है. और सन की रेस कैसे पड़ती है? एकदम स्लैंटिंग वे में पड़ती है और जो सामने रहता है वहां पे बहुत ज्यादा पड़ती है. तो सन की रेस डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ेगी तो इक्वेटर का पूरा एरिया क्या होगा? बहुत ही ज्यादा गर्म वाला एरिया. सो इट इज नोन एज टॉरिड जोन. समझ में आया? अब देखो, अब थोड़ा सा स्लैंटिंग हो गया, मतलब अब मीडियम टेम्परेचर पड़ रहा है ऑन द ट्रॉपिक्स. तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेट जोन. ठीक है, जहाँ पे मीडियम टेम्परेचर होता है. जहाँ पे हॉट टेम्परेचर होता है वो टॉरिड जोन, जहाँ पे मीडियम टेम्परेचर होता है वो टेम्परेट जोन. एंड ऑब्वियसली यू ऑल नो दैट
पोल्स तक सनलाइट बहुत कम पड़ती है एंड दिस इज वाई वहां पे बर्फ होती है। तो वो कौन सा जोन होगा? वो होगा फ्रिजिड जोन, मतलब फ्रिज वाला जोन, जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है। वो है हमारे पोल्स, जैसे आर्टिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। समझ में आया? ये बस यहाँ डिग्री दिया गया है कि वो कितने डिग्री पे है, डेट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 0 डिग्री पे हमारा इक्वेटर। तो टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन, ये 3 टेम्परेचर हमारी पूरी अर्थ पे अलग अलग होती है। तो ये मत बोलना कि पूरी अर्थ पे सेम टेम्परेचर होता है। ठीक है, पता चल गया? चलो नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है कि ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। हमारी एयर में जो वाटर वेपर है, वो जो वाटर प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी। एंड उस वाटर वेपर से हमें होती है बहुत 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 ज्यादा स्वेट। होता है ना, समझो एकदम धूप वाली टाइम में, एकदम सनी डे में अचानक बारिश आ गई। अब बारिश आई, हम क्या सोच रहे हैं कि अब तो थोड़ी सी ठंडी होगी, बट हुआ क्या? और हीट बढ़ गया और टेम्परेचर बढ़ गया। दैट इज ह्यूमिडिटी। जो हमें चिपचिपापन फील हो रहा है, जो हमें स्वेट फील हो रहा है, दैट इज ह्यूमिडिटी। तो वाटर वेपर्स फ्रॉम द लैंड एंड वाटर बॉडी बिकम्स वाटर वेपर। तो वाटर जो एवोपरेट हो रहा है लैंड और वाटर बॉडी से, वो वाटर वेपर बन रहा है। बट उसकी जो वाटर वेपर जब वो ऊपर जा रहा है, उस एरिया में हम जैसे लोग भी आते हैं, हमें वो चीज फील होती है एंड दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी। वार्मर एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर। जितना गर्म एयर रहेगा उतना ज्यादा वाटर वेपर रहता है उसमें। तो ह्यूमिडिटी क्या होगी? हायर ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ हायर ह्यूमिडिटी, क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई। क्लोथ्स बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं ड्राई होने में। स्वेट इवेपोरेट होता है मोर स्लोली एंड फीलिंग अनकंफर्टेबल। हमें बहुत ज्यादा स्वेट होती है एंड वो इवेपोरेट हो ही नहीं रहा है, मतलब बहुत स्लोली हो रहा है और गर्मी लगती जा रही है। That is why we feel uncomfortable. And humidity is about how much moisture is in the air. Humidity क्या होता है? कितना moisture है हमारी air में, that is called as humidity. ठीक है? Next, precipitation occurs when a part of the atmosphere becomes saturated with water vapor. जब atmosphere का जो part है वो saturate होता है with water vapor, जैसे वाटर वेपर कंडेंस करती है और फॉल होती है ऑन दी अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। बट किस फॉर्म में? ड्रिजल, रेन, दैट इज द मोस्ट कॉमन, स्नो, स्लिट एंड हेल की फॉर्म में वो आसमान से आ रहा है जमीन पर। ठीक है, नेक्स्ट, मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेसिपिटेशन, प्रिवेलिंग विंड्स। जो विंड्स होते एकदम जोर से, ठीक है, माउंटेन, सीजन्स, ये सारी चीजें हमारी प्रेसिपिटेशन को अफेक्ट करती हैं। Effects of rain, lower the temperature of the place, टेम्परेचर लो कर देता है उस प्लेस का। लॉन्ग एब्सेंस ऑफ रेनफॉल, अगर ज्यादा एब्सेंस रहा रेनफॉल का तो वो ड्राई क्लाइमेट होगी। मोस्ट ग्राउंड वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रेन वाटर। तो मोस्ट ऑफ द जो ग्राउंड वाटर कहाँ से कलेक्ट हो रहा है? रेन वाटर से। अगर रेन ही नहीं रही तो ग्राउंड वाटर नहीं मिलेगा। प्रेसिपिटेशन इज वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई इन वेरियस फॉर्म्स। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? जो वाटर फॉल होती है फ्रॉम द स्काई इन वेरियस फॉर्म्स, जैसे रेन, स्लेट, स्नो, हेल, ये होती है हमारी प्रेसिपिटेशन। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पे जो वेट ऑफ एयर लग रहा है, एयर का जो वजन है, एक्सर्ट हो रहा है, जो प्रेशर हमें फील हो रहा है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाईएस्ट एट सी लेवल, सी लेवल पे अगर तुम जाओगे तो कैसे लगेगा कि हाँ हम उड़ रहे हैं, इतनी तेज हवा आती है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। राइट, डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, और जैसे जैसे तुम नीचे से ऊपर जाओगे वहां पे हमें फील ही नहीं होगा, क्योंकि एयर बहुत कम होता है एट अ हायर एल्टीट्यूड। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एयर टेम्परेचर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंस करते हैं कैसे एयर टेम्परेचर है। जैसे हायर टेम्परेचर पे क्या होगा? एयर हीट अप होगी, एयर राइज होगी, लाइक एयर का मूवमेंट कैसा होगा? एयर राइजेस, एंड प्रेशर होगा लो प्रेशर, क्योंकि हमें लो प्रेशर फील हो रहा है। क्लाउडी स्काई हो गया और वेट वेदर होगा एट अ हायर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर पे क्या होगा? एयर इज कोल्ड, एयर सिंक हो जाएगी एंड हाई प्रेशर मिलेगा हमें, एंड क्लियर एंड सनी स्काई फील होगा। समझ में आया? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज। मतलब एयर हमेशा कैसे फ्लो होता है? हाई प्रेशर एरिया, जहाँ पे हमें ज्यादा प्रेशर एरिया है,
उस प्रेशर एरिया से लेकर लो प्रेशर एरिया तक वो मूव होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिटरमाइंस वेदर वी हैव सनी और अ क्लाउडी वेदर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही डिसाइड करती है, डिटरमाइन करती है कि हमें सनी वेदर मिलेगा या क्लाउडी वेदर मिलेगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विंड। द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, मतलब जब मूवमेंट ऑफ एयर हो रहा है हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया तक, उसे कहते हैं हम विंड। कैन बी जेंटल, लाइट ब्रीज भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग रहा तो स्ट्रॉन्ग भी आ सकता है। ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ विंड, ब्लोज ड्राई लीव्स। अगर सनी क्लाइमेट है या सनी डे टाइम है तो क्या होगा कि वो ड्राई लीव्स को ब्लो अवे करेगा। ब्लोज अवे डस्ट पार्टिकल को भी अपने साथ ब्लो करेगा। अप्रूट ट्रीज ड्यूरिंग स्टॉर्म, जब एकदम हैवी ब्रीज या जो एकदम हैवी विंड है तो उस टाइम क्या होगा, स्टॉर्म के टाइम पे वो ट्रीज को भी उखाड़ देता है, अप्रूट कर देता है। लोकल विंड्स, दैट इज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। लैंड पे अलग ब्रीज है, सी ब्रीज अलग है, वो हम देखेंगे। दिस क्रिएट मॉडरेट क्लाइमेट कंडीशन इन कोस्टल रीजन, इसकी वजह से हमें मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती है इन द कोस्टल रीजन। एंड विंड इज एयर मूविंग फ्रॉम द हाई टू लो प्रेशर। चलो देखो, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। लैंड इज वार्मर देन द वाटर। कब? डे टाइम में। डे टाइम में अब तुम देखोगे कि लैंड ज्यादा गर्म है एज कम्पेयर टू द वाटर, इसीलिए समर सीजन में लोग ज्यादातर जाते हैं टू द बीचेस। ठीक है। तो डे टाइम में क्या हो रहा है कि लैंड जो है वो ज्यादा गर्म है देन द वाटर। नाइट टाइम में क्या होता है, वाटर इज वार्मर देन द लैंड। इस तरह से वो दोनों एक दूसरे में कंट्रोल, एक दूसरे का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, नाइट में वाटर ज्यादा गर्म है देन द लैंड। इट इज अ लोकल विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड ड्यूरिंग द डे। जो लोकल विंड है वो ब्लो हो रही है सी टू लैंड during the day, especially in the afternoon. When the land becomes relatively warmer than the sea, this results in the formation of low pressure region over the land, and so the wind starts blowing from the sea. तो क्या हो रहा है, देखो लैंड में कम ज्यादा हो गई है तो अब वो जो है वो लो प्रेशर एरिया टू द लैंड से आ रही है। ठीक है। तो उस वजह से वहां पे जो विंड्स ब्लो हो रही है वो कहाँ से आ रही है, सी से आ रही है। समझ में आया? देखो जो लैंड है वो गर्म हो गई है, सी ठंडी है। अब लैंड गर्म हो गई तो वहां पे प्रेशर कम लग रही है, तो उस वजह से सी यहाँ पे एयर मूव कर रहा है। एंड सेम उसका उल्टा होता है कि जब लैंड यहाँ पे कूल हो जाती है एट द नाइट, तो जब लैंड यहाँ पे विंड पास करती है। ठीक है। नेक्स्ट है सीजन्स। वेदर कंडीशन ऑफन फ्लक्चुएट। वेदर की कंडीशन क्या फ्लक्चुएट होती रहती है ना, हर दिन होती है, हर घंटे होती है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो मंथली होती है उस बेसिस पे एक पीरियड, एक पैटर्न करते हैं ओवर अ वीक्स और अ मंथ, जैसे कोल्ड और हॉट, विंड और काम, क्लाउडी और ब्राइट, वेट और ड्राई, ये होती है सीजन्स। जो पैटर्न है डिवाइड किया इनटू सीजन्स को। ठीक है। नेक्स्ट, सीजन्स आर बेस्ड ऑन रिकरिंग वेदर पैटर्न्स ओवर मंथ्स। मतलब सीजन क्या होती है, जो वेदर के पैटर्न है ओवर मंथ्स, उसके हिसाब से हम सीजन्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, सीजन्स इन इंडिया। India's climate is broadly classified as tropical monsoon. Obviously, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है हमारा इंडिया, तो ट्रॉपिकल मॉनसून वाला क्लाइमेट यहाँ पे होगा। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये कौन है भाई? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो है जो यहाँ पे वेदर की कंडीशंस को समझते हैं, वेदर क्लाइमेट एंड सीजन को अच्छे से समझते हैं। वो साइंटिस्ट हु स्टडीज द क्लाइमेट और द वेदर इज नोन एज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 4 मेजर डिस्टिंक्ट सीजन्स बनाए इन इंडिया, जिसमें फर्स्ट सीजन है विंटर सीजन। ठीक है। विंटर सीजन कब रहता है? दिसंबर टू अर्ली अप्रैल तक। जब मोस्ट कोल्डेस्ट टाइम कब रहता है? दिसंबर एंड जनवरी में। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अराउंड 10 to 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, एंड साउथ ईस्टर्न इंडिया में जो इक्वेटर के पास है वहां पे 20 to 25, वहां ज्यादा कोल्ड नहीं होता। टेम्परेचर इंक्रीज होती है टुवर्ड्स द इक्वेटर। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज है इक्वेटर के पास, क्योंकि वहां पे सनलाइट ज्यादा है। राइट। विंटर्स आर कोल्डर इन द नॉर्थ एंड वार्मर इन द साउथ। तो विंटर्स कैसे है, जो नॉर्थ के एरिया में वहां बहुत ज्यादा कोल्ड है, एंड जो साउथ के एरिया में वहां इतना कोल्ड नहीं है, सो इट इज वार्मर। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, समर और प्री मॉनसून सीजन। ये होता है अप्रैल टू जून या जुलाई तक, जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वहां पे।
ठीक है। हॉटेस्ट मंथ कब होता है? वेस्टर्न और सदर्न रीजन में अप्रैल का मंथ होता है हॉटेस्ट मंथ, एंड नदर्न रीजन में हॉटेस्ट मंथ कब होता है? मई मंथ। एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे होता है मोस्ट ऑफ द इनलैंड इंडिया रेंजेस फ्रॉम 32 टू 40 डिग्री सेल्सियस। एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे 32 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। समर इज हॉटेस्ट सीजन with temperature rising before the monsoon arrives। तो समर यहाँ क्या है? हॉटेस्ट सीजन है, टेम्परेचर राइज हो रहा है बिफोर द मॉनसून अराइव्स। मॉनसून आने से पहले टेम्परेचर यहाँ पे राइज हो जा रहा है। समझ में आया? नेक्स्ट देखो मॉनसून और द रेनी सीजन, जिसको हम एडवांसिंग मॉनसून कहते हैं। मतलब मॉनसून अभी अभी आया है, ये है जून टू सितंबर, ठीक है। ह्यूमिड है साउथ वेस्ट समर मॉनसून, ये उस विंड्स आर साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स है उसे कहते हैं, ठीक है, ह्यूमिड साउथ वेस्ट समर मॉनसून। अराइवल क्या है? स्वाइप्स अक्रॉस द कंट्री इन द लेट मई और अर्ली जून, ये कंट्री में लेट मई और अर्ली जून तक आ जाती है। मॉनसून रेन बिगिन टू रिसीड फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ द अक्टूबर। अक्टूबर के बिगिनिंग तक क्या होता है? मॉनसून वहां से नॉर्थ इंडिया से निकलने की कोशिश करता है। साउथ इंडिया टिपिकली रिसीव्स मोर रेनफॉल ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि देखो जब साउथ वेस्ट मॉनसून हो या नॉर्थ ईस्ट मॉनसून हो, मतलब रिट्रीटिंग मॉनसून हो या एडवांसिंग मॉनसून हो, दोनों जाएंगे साउथ के एरिया से, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है कौन? साउथ इंडिया, ठीक है। द मॉनसून ब्रिंग्स हेवी रेनफॉल एंड क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया। मॉनसून क्या करता है? यहाँ पे हेवी रेनफॉल लाता है जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोस्ट मॉनसून सीजन, जिसको हम कहते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून, अक्टूबर टू दिसंबर तक होता है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में यहाँ पे अक्टूबर एंड नवंबर में यूजुअली क्लाउडलेस हो जाती है, मतलब पूरी तरह से क्लाउड्स खत्म। द मॉनसून रिट्रीट्स एंड द वेदर बिकम्स ड्राई, यहाँ पे वेदर क्या हो जाता है? ड्राई हो जाता है। ये दोनों के बारे में आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो थोड़ा सा पेशेंस रख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो एडिशनल सीजन इन हिमालयन स्टेट्स। एडिशनल सीजन हिमालयन स्टेट्स में, क्योंकि वहां पे ऑलमोस्ट रेनी सीजन बहुत कम होता है या मॉनसून बहुत कम होती है, सो यहाँ पे होता है ऑटम एंड स्प्रिंग। दिस इज कॉल्ड ऑटम, जब पत्ते गिरते हैं, ठीक है, जब येलोइश हो जाते हैं, जब पतझड़ का मौसम सुना होगा आपने, जब पत्ते गिरते हैं। एंड स्प्रिंग मीन्स जब न्यू लीव्स आते हैं, ठीक है। तो माउंटेन रीजन्स हैव मोर सीजनल वेरिएशन देन द रेस्ट ऑफ द इंडिया। तो माउंटेन रीजन में क्या होता है? ज्यादा सीजनल वेरिएशन है वहां पे देन द रेस्ट ऑफ द इंडिया, पूरे इंडिया से अलग वहां पे और सीजनल वेरिएशन है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखो, डोंट मिस आउट। ट्रेडिशनली इंडिया एक्सपीरियंसेस 6 सीजन्स, ईच about 2 months long: spring, summer, monsoon, early autumn and late autumn and winter, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इंडिया 6 सीजन्स एक्सपीरियंस करती है, सब 2-2 महीनों के लिए। These seasons are based on astronomical division of the 12 months into 6 parts। तो 12 months को 6 parts में डिवाइड कर दिया। एंड द ट्रेडिशनल इंडियन कैलेंडर ये रिफ्लेक्ट करती है इस अरेंजमेंट को ऑफ द मंथ्स। जैसे देखो फर्स्ट स्टार्ट होता है वसंत ऋतु, ऋतु मीन्स सीजन, एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन कैलेंडर उसे चैत्र और वैशाख का महीना कहते हैं, दैट इज मार्च एंड अप्रैल मंथ, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीष्म। ग्रीष्म जो ज्येष्ठ और आषाढ़ का महीना होता है, जैसे मई एंड जून का महीना। नेक्स्ट वर्षा, वर्षा बारिश है ना, तो श्रावण और भाद्रपद का महीना होता है जो होता है जुलाई एंड अगस्त। शरद जो होता है अश्विन एंड कार्तिका। देन है सितंबर और अक्टूबर के मंथ में। हेमंत जो है मार्गशीर्ष और पौष के महीने में, जो है नवंबर एंड दिसंबर। एंड शिशिर जो है माघ एंड फाल्गुन के महीने में, जो है जनवरी एंड फरवरी का महीना, ठीक है। तो इस तरह से इन 6 सीजन को, 6 ऋतु को ट्रेडिशनली 6 सीजन में डिवाइड किया गया था और 6 सीजन को 12 मंथ्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट मॉनसून। अब हम उस मॉनसून को पूरी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। मॉनसून विंड्स आर सीजनल विंड्स। ये क्या होते हैं? सीजनल विंड्स होते हैं एंड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिया की क्लाइमेट को। द नेम कम्स फ्रॉम द अरेबिक वर्ड कॉल्ड मौसिम, व्हिच मींस सीजन, ठीक है। मौसम, मॉनसून, सीजन। Ancient sailor and Arab traders first noticed the several seasonal reversal of wind। तो जब अरब ट्रेडर्स आए थे और जो एंशिएंट सेलर्स थे,
उन लोग ने यहाँ पे पहली बार नोटिस किया था सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स को। जैसे 2 टाइप्स ऑफ विंड्स हैं, मॉनसून विंड्स, ठीक है। साउथ वेस्ट मॉनसून विंड, ये होता है समर मॉनसून, दैट इज समर के बाद जब मॉनसून स्टार्ट होता है जून टू सितंबर के महीने में। यहाँ पे होते हैं सी से ओशन तक आता है विंड, दैट इज द मॉनसून विंड, जो इंडिया के मोस्ट ऑफ द रीजन में रेनफॉल लाता है। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो विंटर मानसून भी कहते हैं, जो अक्टूबर टू फरवरी के टाइम पे होता है, जो लैंड टू सी जाता है, मतलब अंदर से अब बाहर जा रहा है, जो ब्रिंग्स रेनफॉल टू द साउथ ईस्टर्न रीजन ओनली, जो सिर्फ और सिर्फ साउथ ईस्टर्न रीजन में बारिश लाता है। समझ में आया? चलो देखो एक एक करके दोनों को देखते हैं। साउथ वेस्ट मानसून जो है समर मानसून, जून टू सितंबर, याद रखना कि कब से कब तक होता है, जून टू सितंबर। इसमें क्या होता है, ब्लोज फ्रॉम द सी टू लैंड, जो अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, ये सब से कहाँ आ रहा है, विंड अंदर मूव हो रहा है, ठीक है। विंड मूव हो रहा है तो उस ओशन के जो लिक्विड्स है, वाटर वेपर्स है, वो भी मूव होंगे। तो इसके कॉज क्या होता है, ड्यूरिंग समर द इंडियन लैंड मास हीट्स अप फास्टर देन द सराउंडिंग ओशन। तो समर्स में जो इंडिया की लैंड मास है वो जल्दी हीट हो जाती है टू द सराउंडिंग ओशंस। ये क्रिएट करता है लो प्रेशर एरिया ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एंड जो इंडियन ओशन है वो यहाँ पे रिलेटिवली कूलर है, ठीक है। इंडियन ओशन कूल है एंड वहां पे क्या क्रिएट हो रहा है, हाई प्रेशर एरिया। Winds from the high pressure area to the low pressure area, so the moist winds blow from the ocean towards the land। तो देखो अब जो लैंड है वो क्या है, लो प्रेशर एरिया है, जो ओशन है वो क्या है, हाई प्रेशर एरिया है। तो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में क्या जा रही है, विंड जा रही है। विंड के साथ साथ मॉइस्चर भी जा रहा है, मॉइस्चर जा रहा है, एंड दैट क्रिएट्स द रेनफॉल। दिस ब्रिंग्स रेनफॉल टू मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री। The southwest monsoon accounts from the most of the rainfall in India throughout the year। तो साउथवेस्ट मानसून यहाँ पे मोस्ट ऑफ द रेनफॉल आती है थ्रू आउट द ईयर। समझ में आया? देखो एक मैप दिखाती हूँ, ये बता रहा है कि कौन से डेट तक कहाँ पे मानसून स्टार्ट हो जाता है। ये डेट अभी वेरी करता है, मतलब चेंज होते रहता है, ठीक है। बट पहले ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, बट एक एवरेज डेट है। देखो यहाँ पे है कौन है, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे है इंडियन ओशन है, यहाँ पे है अरेबियन सी है। तो देख रहे हो जो विंड का मूवमेंट है वो कैसे है, इस तरफ जा रही है, राइट, मतलब फ्रॉम सी टू अंदर जा रही है, इनलैंड तक जा रही है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रही है, समझ में आया? तो देखो यहाँ पे फर्स्ट जून में कहाँ पे इधर से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट जून, उससे पहले यहाँ पे 26 मई 22 मई, तो इस वाले एरिया में पहले रेनफॉल स्टार्ट हो गया। तो 5 जून तक इस एरिया में हुआ, 10 जून तक यहाँ तक, फिर देखो 15 जून 20 जून 25 जून, ये दिखा रहा है कि कैसे कैसे विंड्स मूव होते हैं। एंड यहाँ पे जुलाई तक विंड जाती है, रेनफॉल होती है, ठीक है। तो ये कौन सा एरिया, पाकिस्तान का एरिया है। तो ये है साउथ वेस्ट मानसून, जो जाता है फ्रॉम द रिवर या फ्रॉम द ओशन टू द लैंड, ठीक है। कब तक होता है, जून टू सितंबर। नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये होते हैं विंटर मानसून, अक्टूबर टू फरवरी तक। ये क्या कर रही है, ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू सी। अब क्या हो रहा है, उस मानसून को जाने का टाइम आ गया, तो अब क्या होगा, लैंड से वो सी की तरफ जाएगा। ड्यूरिंग विंटर्स द इंडियन लैंड मास कूल्स फास्टर देन द सराउंडिंग ओशन। अब क्या हो रहा है, ओशंस में लो प्रेशर हो गया, क्योंकि जो लैंड मास है वो जल्दी कूल हो रही है। तो ये क्रिएट कर रही है हाई प्रेशर एरिया ओवर द लैंड, लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर द सीज, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने, विंड कहाँ से पास होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो अब लैंड पे हाई प्रेशर आ गया, ओशन पे लो प्रेशर आएगा, तो अब लैंड से कहाँ जा रहा है, ओशन में जा रहा है। कोल्ड एंड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द सी। रेनफॉल देखो, दिस विंड्स जनरली डू नॉट ब्रिंग रेनफॉल टू मोस्ट ऑफ द पार्ट। ये जो विंड्स है इसकी वजह से रेनफॉल नहीं आती मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में। हाउएवर वेयर दे पास ओवर बे ऑफ बंगाल दे पिक अप मॉइस्चर। ये जहां से पास होते हैं वहां से मॉइस्चर ये पिकअप कर लेते हैं। दे कॉज रेनफॉल इन द ईस्टर्न कोस्ट पे रेनफॉल होती है, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका में। एंड द विंटर मॉनसून इज इम्पोर्टेंट फॉर रेनफॉल इन द साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। विंटर मॉनसून क्या इम्पोर्टेंट है फॉर द रेनफॉल, साउथ ईस्टर्न रीजन में रेनफॉल करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, ये देखो ये क्या दिखा रहा है, अक्टूबर एंड सितंबर अक्टूबर में कैसे वो रेनफॉल जा रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो यहाँ पे ये बाहर निकल रहा है,
ठीक है, 25 सितंबर में यहाँ निकल रहा है, ये 15 अक्टूबर में कहाँ से यहाँ निकल रहा है, 10 अक्टूबर यहाँ से यहाँ निकल रहा है, राइट। यहाँ तो यहाँ इस साइड देखो, नॉर्थ वाली साइड तो पूरी कंट्रीज वगैरह है, तो चांस ही नहीं है कि वहां पे वो जाएगा, तो वहां से वो क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, मतलब फ्रॉम लैंड टू सी तक वो जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मानसून इन इंडिया। मानसून का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे इंडिया में? फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर। इंडिया की मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड है? मानसून रेनफॉल पे, और फार्मर्स रिलाई करते हैं ऑन द रेन फॉर सोइंग एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। फूड प्रोडक्शन, अ गुड मानसून इंश्योर्स सफिशिएंट फूड प्रोडक्शन। अगर अच्छा मानसून हो गया तो बहुत अच्छे क्रॉप्स ग्रो होंगे। वाटर सप्लाई, मानसून फिल्स रिवर्स, रिजर्वोयर्स एंड वेल्स, एंड उससे ही हमें पानी मिलता है। नेक्स्ट इफेक्ट्स डेली लाइफ, मानसून इम्पैक्ट्स ट्रांसपोर्ट, फेस्टिवल्स एंड एम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन रूरल एरियाज। देखो, तो मानसून यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इफेक्ट कर रहा है, फेस्टिवल्स और एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट करती है, एंड स्पेशली इन द रूरल एरिया, जैसे ट्रांसपोर्ट, रोड्स, रेलवेज, एविएशन। फेस्टिवल्स में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ड्यूरिंग द मानसून, जैसे ओणम, तीज, रथ यात्रा, गणेश चतुर्थी की, है ना। तो ये सारे फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं ड्यूरिंग द मानसून। एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा वर्क आता है फॉर द फार्मिंग, फिशिंग, हैंडीक्राफ्ट एंड रिलेटेड सेक्टर्स में, राइट। इसका रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ द मानसून, एक्सेसिव अगर रेनफॉल हो गया तो क्या होगा? फ्लड्स आ जाएगा, क्रॉप्स डैमेज हो जाएंगे, प्रॉपर्टी एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज होगी, ठीक है। बट वीक मानसून रहा तो वहां पे क्या आएगा? ड्रॉट, सूखापन, वाटर शॉर्टेज, क्रॉप फेलियर और लॉस ऑफ लाइवलीहुड, ये सब इफेक्ट होगा। तो ये है रिस्क ऑफ मानसून, ना ज्यादा मानसून ना कम मानसून, ठीक है, मतलब मीडियम होना चाहिए। मानसून ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस इन द इकोनॉमी, लाइफस्टाइल एंड लाइवलीहुड। इकोनॉमी, लाइफस्टाइल, लाइवलीहुड, रिसोर्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। समझ में आया इंपॉर्टेंस ऑफ मानसून इन इंडिया। क्लाइमेट चेंज, so what is a climate change? Climate change refers to the long term changes in the weather pattern. Climate change क्या है? रेफर करता है लॉन्ग टर्म चेंजेस जो हमारी वेदर पैटर्न में हो रही है। फैक्टर्स अफेक्ट फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल एंड विंड। ये क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करता है? टेम्परेचर, रेनफॉल एंड विंड। Climate change is one of the most urgent challenges the earth is facing today. आज की अर्थ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट अर्जेंट चैलेंज फेस कर रही है वो है क्लाइमेट चेंज। एंड ये होता क्यों है? देखो, कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज मोस्टली ह्यूमंस करेंगे। क्या करेंगे? फॉसिल फ्यूल्स बर्न करेंगे, जैसे कोल, पेट्रोल और डीजल बर्न करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, सारे ट्रीज को कट कर देते हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कर रहे हैं, गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, है ना। इन सब की वजह से होता है क्लाइमेट चेंज। What do these activities do? They increase greenhouse gases. अब greenhouse gas यहाँ पे increase हो रहा है एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर इंक्रीज हो रही है, एंड this gas trap heat and raise global temperature. This is called as greenhouse effect. ये सारे गैसेस हीट को ट्रैप कर लेते हैं और ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ में आया? ये है क्लाइमेट चेंज की कॉज, एंड उससे क्या होता है? इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगर क्लाइमेट चेंज हो गया तो उसका इफेक्ट क्या होगा? मोर फ्रीक्वेंट फ्लड्स, हैवी रेनफॉल होगा जिसकी वजह से रिवर ओवरफ्लो हो जाएगी तो फ्रीक्वेंटली फ्लड आएगी। ड्रोट भी आ सकता है, लॉन्गर पीरियड विदाउट रेन। ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो सकते हैं, जो माउंटेन्स पे, पोलर रीजन्स पे जो आइस है वो रैपिडली मेल्ट होगी। राइजिंग सी लेवल, मेल्टिंग ग्लेशियर्स की वजह से जो सी लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी, प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे ड्यू टू चेंजिंग कंडीशन। ह्यूमंस पे भी इम्पैक्ट होगा, जैसे इकोसिस्टम थ्रेटन हो गए, अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, हीट वेव्स आएंगी, डिसीजेस आएंगे तो हमारी हेल्थ को भी इफेक्ट करेगी, एग्रीकल्चर को भी इफेक्ट करेगी, जैसे क्रॉप फेलियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, लाइवलीहुड को भी इफेक्ट करेगी, फार्मर्स, फिशरमैन, लॉस इनकम, ये सारी चीजें इफेक्ट करती है कौन? क्लाइमेट चेंज। Climate change impacts almost all the sections of the population, including women and children. तो climate change यहाँ पे सिर्फ एक दो लोग को नहीं, almost हर एक section of the population को affect करती है, जैसे women और children को। Next, what can be done? इसका solution क्या है? हम क्या यहाँ कुछ कर सकते हैं? Collective efforts are needed. Reducing carbon footprints, using less energy, traveling less by car or plane.
कार प्लेन से कम ट्रैवल करके हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे यूज करें, एंड दैट रिड्यूसेस कार्बन फुटप्रिंट्स। यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड और हाइड्रो पावर को हम यूज करें इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। प्रोटेक्ट करें हम फॉरेस्ट को, जैसे डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप करें, मोर एंड मोर ट्रीज प्लांट्स करें। अडॉप्ट करें हम सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को, जैसे प्लास्टिक का यूज कम करें, रिसाइकल करें, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को सेव करें। दैट कॉज इज सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, बट सिर्फ एक पर्सन के करने से ये चीज होगी नहीं। अगर सब लोग कलेक्टिवली मिलकर एफर्ट्स करें तब जाके ये सक्सेसफुल होगा। समझा? नेक्स्ट, every small step counts. Every human being plays a vital role in shaping healthier and greener future. अब देखो, हर एक स्मॉल स्टेप काउंट होता है। जैसे अगर मैंने ये चीज स्टार्ट की तो दैट डजंट मीन्स कि हाँ बाकी लोग नहीं कर रहे तो मैं भी छोड़ दूं। हर एक पर्सन, तुम्हें देख के कोई और सीखेगा, तो अगर तुम शुरू कर रहे हो तभी ना आगे के लोग से तुम एक्सपेक्ट करोगे। समझ में आ रहा है? चलो, नेक्स्ट है पंजाब फ्लड्स 2025। 2025 में केस स्टडी हुआ था, पंजाब फ्लड। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, इन 2025 पंजाब एक्सपीरियंस सीवियर फ्लड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैवी मॉनसून रेनफॉल हुआ था और सतलज, ब्यास और रवि रिवर्स ओवरफ्लो हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, डैमेज क्या कॉज हुआ था, विलेजेस, एग्रीकल्चर फील्ड्स और हाउसेस यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डैमेज हो गया था, जैसे रोड्स, ब्रिजेस, सब चीजें यहाँ डैमेज हो रही थी। हेवी इकोनॉमिक लॉस हुआ, सोशल डिसरप्शन हुआ और एनवायरमेंटल भी डैमेज हुआ। नेक्स्ट, द फ्लड्स हाईलाइटेड द अर्जेंट नीड फॉर इम्प्रूव्ड फ्लड मैनेजमेंट एंड प्रिपेयरनेस। ये जो फ्लड हुआ वो यहाँ हाईलाइट करता है कि हमें अर्जेंट नीड है किस चीज की, इम्प्रूव्ड फ्लड मैनेजमेंट और प्रिपेयरनेस की, क्योंकि विदाउट दैट ये चीज हर साल होती रहेगी, हर साल हैवी रेनफॉल होगा, हर साल ये फ्लड्स आते रहेंगे एंड दैट will cause the life of most of the people. So this is why we need flood management and preparedness. Next, देखो stages क्या थे before the flood. What happened? The river embankments near his village were old and weak. He had built his house close to the river. The government has issued a flood warning but reached the village late. क्या हुआ? रिवर का एम्बैंकमेंट्स होते हैं, मतलब जहाँ पे रिवर्स स्टोर रहते हैं, जो एरियाज होती है, जो बॉर्डर्स होती है, विलेज के पास ही वो पुरानी हो गई थी और वीक हो गई थी, मतलब कभी भी टूट सकती थी। उसने फिर अपना घर भी रिवर के पास ही बिल्ड कर लिया। देन गवर्नमेंट ने यहाँ पे इशू किया था फ्लड वार्निंग, बट क्या हुआ, विलेज तक लेट पहुंचा। ड्यूरिंग द फ्लड, हेवी रेन एंड वाटर फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश कॉज्ड द सतलज टू ओवरफ्लो। तो हेवी रेनफॉल हो गया, वाटर आ गया फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश, तो ये क्या हो रहा है, सतलज रिवर है वो ओवरफ्लो हो गया। वीक एम्बैंकमेंट क्या हो गया, ब्रेक हो गया, है ना। गुरुप्रीत हाउस एंड पैडी फील्ड वेयर सबमर्ज। गुरुप्रीत का जो हाउस, एक बच्चा था उस एरिया में जो अपनी कहानी बता रहा है, तो उसका हाउस क्या हुआ, सबमर्ज हो गया और पैडी फील्ड भी सबमर्ज हो गई। पैडी मींस राइस फील्ड। He had to leave his cattle behind and rush to relief camp. उसे अपने कैटल को वहीं पे छोड़ देना पड़ा और वो रिलीफ कैंप तक रश, मतलब वहां पे भागते हुए गया। After the flood, he lost his entire crop and 2 buffaloes. उसने अपनी पूरी क्रॉप्स और 2 buffaloes को लॉस किया। His house was damaged. घर डैमेज हो गया, वो बीमार हो गया क्योंकि उसने कंटामिनेटेड वाटर ड्रिंक कर लिया। He now waits for government compensation to rebuild his life. तो अब क्या कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि गवर्नमेंट उसे कंपेंसेशन दे और वो अपनी लाइफ को फिर से रीबिल्ड कर सके। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, गवर्नमेंट देती है, बट नॉट सो कि तुम अपनी लाइफ को फिर से रीबिल्ड कर सको, जो लॉस हुआ है उसे फिर से रिकवर कर सको। सो नेक्स्ट देखो, कॉजेस ऑफ द फ्लड। 2 टाइप्स ऑफ कॉजेस होते हैं, नेचुरल एंड एज वेल एज ह्यूमन। तो नेचुरल क्या है, वेरी हैवी रेनफॉल था उस टाइम। रेन वॉज इंटेंसिफाइड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से एक्स्ट्रा मॉइस्चर आ गया। रेन फेल नॉट ओनली इन पंजाब बट ऑल्सो इन हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। इन एरियाज में भी आ गया पानी। द मेजर रिवर जैसे सतलज, बियास और रवि और घाघर, ये सारे रिवर्स ओवरफ्लो हो गए। ठीक है, एडिशनल रेन कॉज रिवर्स टू ओवरफ्लो, दैट इज व्हाई सीवियर फ्लडिंग आ गई। ठीक है, अब देखते हैं ह्यूमन मेड कॉज क्या था यहाँ पे। वीक एंड ओल्ड रिवर एम्बैंकमेंट्स। वीक और ओल्ड थी, दैट मीन्स उसे ढूसी बंद भी कहते हैं। दैट इज जो एरिया होती है ना, तो वो वाटर को राइज होने से बचा नहीं पाई, वो खुद ही टूट गई ना। हाउसेस और फार्म्स कहाँ बिल्ड किए थे, टुवर्ड्स द रिवर के पास किए थे।
जिसकी वजह से यहाँ पे नेचुरल स्पेस भी नहीं मिला और फ्लड वाटर ज्यादा स्प्रेड हो गए. Silt and mud collected in the rivers and dams reduce their capacity to hold water. डैम्स में सिल्ट और मड कलेक्ट हो गई थी जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटी नहीं बच पाई वाटर को होल्ड करने की. लेट और अनक्लियर फ्लड वार्निंग की वजह से यहाँ पे पीपल अनप्रिपेयर्ड रहे और अनेबल टू इवैक्यूएट, मतलब खुद को बचा नहीं पाए. And natural causes triggered the floods, but human-made factors increased the damage. देखो, एक्सेप्टेबल है कि नेचुरल कॉज यहाँ पे थी जो फ्लड को ट्रिगर की, बट ह्यूमन मेड कॉजेस थे जो उस चीज को और इंक्रीज कर दी. तो आई होप आपको ये समझ में आया. चलो नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ द फ्लड. लॉस ऑफ लाइफ हुआ एंड डिस्प्लेसमेंट हुआ. बहुत सारे पीपल ने अपने लाइफ को लॉस किया. थाउजेंड्स लेफ्ट देयर होम टू मूव टू द रिलीफ कैंप्स. डैमेज हुआ उनके एग्रीकल्चर को, जैसे फार्म लैंड पूरी तरह से वाटर से ढक गया. जो क्रॉप्स थे, पैडी, वो सारी चीजें डैमेज हो गई. डैमेज हो गए उनके लाइफ स्टॉक्स भी, है ना, पोल्ट्री फार्म्स, और उनके जो सारी चीजें डैमेज हो गई. उनके एनिमल्स डेड हो गए या फिर बीमार पड़ गए. डैमेज हुआ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे रोड, ब्रिजेस, बॉर्डर फेंसेस, सारी चीजें डैमेज हो गई. हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ गए क्योंकि उन्होंने जो स्टैग्नेंट वाटर था, मतलब जो गंदा वाटर था, उसमें व्हाटएवर डिसीजेस थी, सैनिटेशन एक कंसर्न बना. And the flood affects almost every aspects of life, human, animal, agriculture and infrastructural. So इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट. आई होप आपने ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझा होगा, आपने सारी चीजें अच्छे से समझ में आई. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये है हमारे न्यू एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर. एंड बने रहिए हमारे साथ अगले चैप्टर के लिए जो है अब चैप्टर नंबर 4. टिल देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट चैटर.